सोचिए, आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं और अचानक एक सायरन बजता है। ये सायरन क्यों बज रहा है ये आपको पता है कि अगले 15 मिनट में एक न्यूक्लियर बम आपके सर को राख बना देगा। एक बार सोच के देखिए, अगर आज आपके साथ अभी सच में ये होता है तो ये कोई काल्पनिक कहानी या किसी मूवीज का स्क्रिप्ट नहीं है। ये 1960 में रहने वाले हर एक इंसान की असलियत थी। लेकिन सवाल ये है, दो बड़े देश बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया को मौत के दरवाजे पर कैसे ले आए। आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की नहीं, बल्कि कलेक्टिव पैरानोइया की, जिसने दोस्ती को दुश्मनी और भरोसे को जहर बना दिया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, द प्रिजनर डायलेमा। कोल्ड वॉर इसी का एक लाइव एक्सपेरिमेंट था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों को पता था कि अगर दोनों ने बम चलाया तो दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त दोनों एक न्यूक्लियर पावर देश बन चुका था, जिसे कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। लेकिन दिमाग के कोने में हमेशा एक शक था, कहीं उसने पहले चला दिया तो। और इसी शक ने दुनिया को 40 साल तक सोने नहीं दिया। आखिर क्यों, और क्या कनेक्शन है इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन से कोल्ड वॉर का? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 का वो आखिरी लम्हा। साल था 1945। हिटलर मर चुका था, जर्मनी अपना हाथ उठा चुका था। दुनिया सोच रही थी अब चैन मिलेगी, लेकिन एक आदमी वाशिंगटन में बैठा था जिसके हाथ में एक बटन था, जिसे दबाने से पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती थी। उस आदमी का नाम था हैरी ट्रूमन, अमेरिका का प्रेसिडेंट। और वहीं दूसरी तरफ मॉस्को में बैठा था जोसेफ स्टालिन, एक ऐसा आदमी जिसने अपने ही देश के 20 लाख लोगों को मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं था। साइकोलॉजी का एक बेसिक रूल है, जब दो इक्वली पावरफुल लोग एक ही चीज चाहते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं लड़ते, वो एक और ही गेम खेलने लगते हैं। एक ऐसी गेम जिसमें दूसरा हार जाए बिना पता लगाए कि वो हार चुका है। वहीं 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिरता है। 3 दिन बाद नागासाकी में जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, लेकिन इसी के साथ एक नई जंग शुरू हो गई, जो दिखती नहीं थी, सिर्फ महसूस होती थी। One commentator put it, he'd rather live on his knees than die on his feet. And therein lies the road to war, because those voices don't speak for the rest of us. इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 से सब कुछ हार चुका ब्रिटिश समझ गया था कि भारत को अब मैं काबू नहीं कर सकता, और उसने ऐलान कर दिया भारत की आज़ादी का। सब कहते हैं 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस दिन भारत के दरवाजे पर एक ऐसी आग लगाई गई जो 7000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन और मॉस्को से कंट्रोल हो रही थी। अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रैप सेट किया जिसे हम पार्टीशन कहते हैं। अब आप सोचेंगे, भाई बंटवारा तो हमारा था, इसमें अमेरिका और रूसिया कहाँ से आए? तो सुनो, दो नए देश, खाली तिजोरी और बिखरी हुई आर्मी। भारत और पाकिस्तान दोनों को एक पावरफुल सहारा चाहिए था, या यूं कहे कि एक इंटरनेशनल पावरफुल गॉडफादर। और यही वो मोमेंट था जब कोल्ड वॉर की चेस बोर्ड पर पहली बार चाल चली गई भारत और पाकिस्तान के लिए।
पार्टीशन के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए हाथ बढ़ाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी अमेरिका के लिए एक सोने की खदान थी। 1954 में सेटो और सेंटो एग्रीमेंट हुए। अमेरिका ने वेपन दिए, डॉलर दिए पाकिस्तान को, लेकिन बदले में क्या लिया? ऐसी जगह जहां से वो रूसिया की हरकत पर नजर रख सके। दूसरी तरफ नेहरू ने कहा हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे और हमने चुना नॉन एलिजमेंट। लेकिन पर्दे के पीछे दोस्ती का हाथ रूसिया ने बढ़ाया। स्टील प्लांट्स, डैम्स, हेवी इंडस्ट्रीज इंडिया ने खड़ा किया रूसिया की टेक्नोलॉजी की मदद से। अब असली खेल समझो। ये सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं थी। एक ही सब कॉन्टिनेंट के दो हिस्से, दो अलग कैंप्स में बांट दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिकी वेपन के साथ और दूसरी तरफ इंडिया रूसिया के टेक्नोलॉजी के साथ। कोल्ड वॉर ने इंडिया और पाकिस्तान की आग में घी डालने का काम किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को ढाल बनाया ताकि रूसिया का रास्ता रोका जा सके और वहीं इंडिया को हमेशा उलझा के रखा जा सके। हम दुश्मनी निभा रहे थे पाकिस्तान से, लेकिन डोरी वाशिंगटन और मॉस्को के हाथ में थी। साइकोलॉजी में एक कंडीशन होती है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इंसान को लगता है सब लोग उसके दुश्मन हैं। स्टालिन इसमें फिट बैठता था। उसने अपने ही जनरल को मार दिया, अपने दोस्तों को जेल भेजा। इसलिए रूसिया में एक अजीब चीज होती थी, जितना ऊपर होते थे लोग उतना ज्यादा डरते थे, क्योंकि स्टालिन को लगता था पावरफुल लोग उसे हटाने की कोशिश करेंगे। वही ट्रमन एक सिंपल मिसौरी का आदमी था जो गलती से प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन उसने एक ऐसा डॉक्ट्रिन पर साइन किया जिसने अमेरिका को दुनिया का पुलिसमैन बना दिया। उसने कहा जहां भी कम्युनिज्म फैलेगा हम रोकेंगे। साइकोलॉजिकल टर्म में इसे कहते हैं सेवियर कॉम्प्लेक्स। मुझे दुनिया बचाना है। नेहरू पढ़े लिखे थे ऑक्सफोर्ड से। वो जानते थे कोल्ड वॉर एक ट्रैप है, इसलिए नॉन एलिजमेंट मूवमेंट शुरू की। लेकिन उनकी ये आइडियलिज्म भारत को एक बार बहुत महंगी पड़ी। 1965 में चाइना ने अटैक कर दिया और भारत के पास न अमेरिका खड़ा था ना ही रूसिया। क्लियरली साइकोलॉजिकल लेसन, सम टाइम न्यूट्रल रहना भी एक रिस्की चॉइस होती है। जनताओं में कोल्ड वॉर की खौफ बहुत ही भयानक थी। अमेरिका में वहां की स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था डंक एंड कवर, मतलब अगर न्यूक्लियर बम गिरे तो मेज के नीचे घुस जाओ। सोचो ना, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। 8 साल के बच्चे स्कूल जाते थे और उन्हें बताया जाता था आज बम गिर सकता है। उनके पेरेंट्स फैल आउट शेल्टर बनाते थे घर के नीचे। ग्रोसरी स्टोर में कैनन फूड की होड़ होती थी। लोग डरते हुए सोते थे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। वो चीज जो होती नहीं लेकिन होने का डर, वो एक्चुअल ट्रॉमा से ज्यादा नुकसान करता है इंसान को। रूसिया में हालात और बुरी थी। वहां प्रेस फ्री नहीं थी। लोग नहीं जानते थे कि सच क्या है, सिर्फ प्रोपेगेंडा था। अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये एक ही मैसेज हर तरफ था। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है जब इंसान को एक ही मैसेज बार बार सुनाया जाए तो वो सच लगने लगता है। इसे कहते हैं इल्यूजन ट्रूथ इफेक्ट। इंडिया का डर अलग ही था। 1962 का चाइना वार, 1965 पाकिस्तान से युद्ध। लोग सोच रहे थे कब कोल्ड वार सीधा हमारे दरवाजे आ गई। हर रेडियो अनाउंसमेंट पे दिल थम जाता था। लेकिन कोल्ड वार सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये इनोवेशन की भी कहानी है।
क्योंकि कंपटीशन क्रिएटिविटी को फोर्स करता है। स्पेस रेस 1957 में रूसिया ने स्पुतनिक लॉन्च किया। दुनिया का पहला सैटेलाइट बीप बीप करता हुआ अमेरिका शॉक में आ गया। उन्होंने सोचा था वो टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन रूसिया ने पहले स्पेस कॉन्कर कर लिया। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, नेशनल सेम, अमेरिका की पूरी आइडेंटिटी थी हम बेस्ट हैं। एक छोटी सी बीपिंग बॉल ने आइडेंटिटी तोड़ दी। इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने नासा बनाई, $1 बिलियन खर्च किए और 1959 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर था। अमेरिका ने वो रेस जीती, लेकिन ये सिर्फ स्पेस की नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल डोमिनेशन की रेस थी। देखो हम कितने पावरफुल हैं, ये मैसेज पूरी दुनिया को देना था। इंटरनेट कोल्ड वार की सबसे बड़ी एक्सीडेंट है। ये सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। इंटरनेट आज जो तुम यूज कर रहे हो ये कोल्ड वार की ही देन है। अमेरिका को डर था कि अगर रूसिया न्यूक्लियर अटैक करे तो कम्युनिकेशन सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो किसी एक जगह डिपेंड ना करे। एरापानेट ये था उनका नाम, बाद में यह इंटरनेट बना। तो लिटरली कोल्ड वार की वजह से आज तुम यह वीडियो देख पा रहे हो। जीपीएस, सैटेलाइट टीवी, माइक्रोवेव ऑन, ये सब कोल्ड वार एरा की रिसर्च प्रोडक्ट है। फियर ने इनोवेशन को जन्म दिया। कोल्ड वार का हर क्षेत्र पे असर था, वही इकोनॉमी में। अमेरिका का मॉडल था कैपिटलिज्म। उन्होंने दुनिया को साइकोलॉजिकल लॉलीपॉप दिया, जिसे हम द अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। मेहनत करो, अमीर बनो, अपनी मर्जी से जियो। ये फ्रीडम का एक इल्यूजन था जिसने लोगों को मशीन की तरह काम पर लगा दिया। इकोनॉमी रॉकेट की तरह ऊपर गई क्योंकि हर इंसान को लग रहा था कि वो अगला मिलेनियर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ रूसिया का मॉडल कम्युनिज्म। थ्योरी में सुनने में ये जन्नत लगता है, सब बराबर है, लेकिन ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल भूल हुई। एवोल्यूशन थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान एक सेल्फिश है। ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। जब मेहनत का फल खुद को नहीं मिलता तो इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। रूसिया ने ह्यूमन नेचर के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. द आर्म रेस एक ट्रैप बन गया। हालात ये हो गया कि दोनों देश वेपन की रेस में अपनी ही इकोनॉमी की बलि चढ़ाने लगे। अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इतना ताकतवर हो गया कि खुद प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी कि ये देश को खा जाएगा। और रूसिया वहाँ लोग मिसाइल की लंबाई गिनते रह गए, जबकि रोटी की दुकान में किलो लंबी लाइन लगी रहती थी। वहीं कोल्ड वार ने एक नई मोड़ ली। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव, अगर प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ करना, उन्होंने 2 बड़े साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, सच्चाई और बदलाव। उन्हें लगा कि थोड़ा सा सच बोलने से सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन उनसे एक साइकोलॉजिकल मिसकैलकुलेशन हो गई। याद रखिए, जब एक बार किसी को सच दिख जाए तो उसे वापस अंधेरे में बंद नहीं किया जा सकता। लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। उन्हें पता चला कि जिसे वो सोने की चिड़िया समझते थे वो अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। 9 नवंबर 1989, बर्लिन वॉल का गिरना सिर्फ एक दीवार का टूटना नहीं था, एक साइकोलॉजिकल सिंबल का अंत था। 28 साल का डर, 28 साल की जुदाई एक रात में खत्म हो गई। जब 2 अजनबी एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे, तब दुनिया समझ गई कि डर की डोरी टूट चुकी है। पच्चीस दिसंबर 1991 सोवियत यूनियन खत्म हुआ। सवाल ये है, कोल्ड वार क्यों खत्म हुई? कोई एटम बम नहीं गिरा, कोई बड़ी जंग नहीं हुई, सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से खत्म हुई। क्योंकि आप एक इंसान को या एक पूरे देश को डर और झूठ के पिंजरे में ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकते। जो चीज अंदर से खोखली होती है वो बाहर से कितनी भी ताकतवर हो, एक दिन ढेर हो ही जाती है। तो ये थी कोल्ड वार,
एक ऐसी जंग जिसमें एटम बम तो नहीं फटे, लेकिन इसने पूरी इंसानियत की सोच बदल कर रख दी। इस कहानी से हमें 3 बड़े साइकोलॉजिकल लेसन मिलते हैं। पहला, डर की सियासत। डर सबसे बड़ा वेपन है। जब एक इंसान या एक कौम खौफ में होती है तो उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। कोल्ड वार ने दिखाया कि कैसे न्यूक्लियर वार का डर दिखाकर लोगों की आज़ादी छीनी गई। और दूसरा, सच की ताकत। इंफॉर्मेशन ही असली आज़ादी है। जब तक रूसिया के लोग अंधेरे में थे वो गुलाम थे। जिस दिन उन्हें सच का पता चला, उन्होंने बिना एक गोली चलाए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार गिरा दी। तीसरा, इनसिक्योरिटी का फायदा। अजीब है ना, लेकिन सच है। इंसान की इनसिक्योरिटी ही इनोवेशन को जन्म देती है। आज आप जो इंटरनेट और जीपीएस यूज़ कर रहे हैं वो 2 दुश्मन सुपर पावर की उसी कॉम्पिटिटिव इनसिक्योरिटी की देन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोल्ड वार सच में ख़त्म हो गई? शायद नहीं, सिर्फ चेहरे बदले हैं। गेम वही है। आज भी अमेरिका और चाइना के बीच वही साइकोलॉजिकल चेस चल रहा है। वही ट्रेड वार, वही टेक रेस और वही प्रोपेगेंडा। मार्क ट्वेन ने कहा था, हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करती, लेकिन वो राइमिंग जरूर करती है। हम फिर से उसी मोड़ पर हैं। बस देखना ये है कि क्या इस बार हम पुरानी गलतियों से कुछ सीखते हैं या फिर से उन्हीं डोरी खींचने वाले लोगों के हाथों फायदे बनकर रह जाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर हफ्ते लेकर आएंगे।